हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद वीक 1 स्टार्ट्स 2 के एक्टिविटी क्वेश्चन। सो एजेंडा वुड बी सेम, वी विल बी डूइंग एक्टिविटी क्वेश्चन ऑफ वीक 1 ऑफ स्टार्ट्स 2। सो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, लेट मी जस्ट टेक आउट माय पेन। So first question says an experiment consists of rolling an unbiased die 2 times. So आप एक die को 2 बार रोल कर रहे हो। The random variable xi takes uniform. So obviously die पे ये 6 टर्म्स आ सकते हैं, represent number of ith roll, that is first die पे क्या नंबर आएगा, second die पे। और we need to calculate that joint of f x1 x2 of 3,2। सो ये बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट डाई रोल किया हो उस पर 3 आ जाए और सेकंड डाई रोल किया हो उस पर 2 आ जाए। सो अभी हमने इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ा है, इसलिए आप या तो टेबल बना सकते हो। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। सो कुछ हमारा फर्स्ट जो, अगर मैं इसको ऊपर वाले को x1 बोल दूँ और इसको x2 बोल दूँ, तो ये 3 यहाँ है और 2 यहाँ है। सो फेवरेबल है हमारा सिर्फ एक आउटकम और टोटल है 36। या आप बोल सकते हो फर्स्ट पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1/6। 6 नंबर है उसमें से एक कोई आ सकता है, और सेकेंड पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6। और जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता हम प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने सिखाया है। सो ये जाएगा 1/36। सो फर्स्ट आंसर इज 1/36। सो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन इन टेबल दिस एंड दिस। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। सो एक टेबल दिया है और उसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज और a b दिए हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली यू नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, सो हम टोटल ये सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इनको ऐड करेंगे और इक्वल टू 1 कर देंगे। सो 1 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 and 11 and this is 12। सो दिस इज 12/24 आप ऐड कर लेना, प्लस a प्लस b इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस, सो दिस विल बी 12/24 ओनली। 1 minus 12/24 will be 12/24, that would be 1/2। सो a प्लस b जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1/2। सो कौन से ऑप्शन इससे मैच कर सकते हैं, आप a को यहाँ 1/2 रखो, b को 0 रखो। सो ये 1/2 दे देगा। 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। सो ये गलत है। 1/6 इसको लिख सकते हो, 2/3 3/6, so that is 1/2। so this one is correct and this one is again wrong. This would be 1, right? Now third question says, from a well shuffled deck of 52 cards 4 cards are drawn at random। so हम 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा टास्क क्या है, सिलेक्टिंग 4 कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, let the random variable x denotes the number of queens। so x denote number of queen drawn। ठीक है, कितनी क्वीन निकल रही है वो x डिनोट करता है, और y डिनोट नंबर ऑफ किंग ड्रॉन, नंबर ऑफ किंग ड्रॉन मतलब कितने किंग के कार्ड निकले। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 2 एंड y टेक्स वैल्यू 1। सो मैंने ऑब्वियसली ये पढ़ा के रखा है तो बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इंटरसेक्शन या कॉमा लगा के y इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, सो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 2 वैल्यू ले रहे हैं, मतलब 52 में से जो हमने 4 कार्ड निकाले इसमें से 2 क्वीन निकलेगी। ठीक है, सो कितनी क्वींस अवेलेबल है पहले तो मेरे को ये बताओ। क्वीन होती है 4, कितने किंग्स अवेलेबल है 4। सो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, मैं इसको r लिख देता हूँ। जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं वो हो जाएंगे 52 माइनस 4 किंग और 4 क्वीन माइनस 8, सो ये हो जाएगा 44। ठीक है, सो ये कार्ड है। तो अब 4 क्वींस जो हमारे पास अवेलेबल थी उसमें से हमें 2 चाहिए, क्योंकि 2 क्वीन हम ले रहे हैं, वो कोई भी क्वीन हो सकती है। ठीक है, रेड रेड ब्लैक रेड ब्लैक, कोई भी किसी की भी क्वीन हो सकती है। ठीक है, और कितने किंग सिलेक्ट कर रहे हैं, y इक्वल टू 1 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ किंग ड्रॉन। सो हम एक किंग निकाल रहे हैं, सो ये जाएगा 4c1। यहाँ मैंने 4c2 लिखना था, मैंने 44 क्यों लिख दिया है। सो हाँ, सो ये जाएगा 4c2 इंटू 4c1। और जो रिमेनिंग कार्ड है, हमें कितने कार्ड चाहिए थे,
हमें चाहिए थे 4 कार्ड, ठीक है, 1 2 3 4, हमने कितने निकाले, 2 क्वीन निकाल ली, 1 किंग निकाल लिया, तो एक रिमेनिंग ये कोई भी निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 44C1। डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 52 कार्ड में से हम कोई भी 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज इसका आंसर आप इसके आगे कैलकुलेट कर लेता और मुझे आंसर बता देना, ओके। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 × 3 अपॉन 2, 4C1 हो जाएगा 4, 44 हो जाएगा 44, और 54C2 हो जाएगा 54 × 51 × 50 × 49, और नीचे होगा 4 × 3 × 2, तो वो ऊपर चले जाएगा। सो प्लीज़ इसको सॉल्व कर देना और एक्टिविटी 1.13 का ऑप्शन बता देना कमेंट में, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व कर लेना। Now coming to the next question, I hope visible होगा। So the joint probability mass function of two discrete random variable x and y डिफाइंड है कुछ इस फंक्शन के रूप में, ठीक है। और हमसे पूछा है ये प्रोबेबिलिटी निकालो दैट प्रोबेबिलिटी x + y = 1। सो पहले तो x y की रेंज क्या है, तो x वैल्यू ले सकता है 1 और 2, सिमिलरली y भी वैल्यू ले सकता है फ्रॉम 1 और 2, ठीक है। सो दो वैल्यू ले सकते हैं और फंक्शन एज डिफाइंड है g ऑफ x y = xy/9, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन गिवन है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में दैट x + y = 1। सो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ से। सो क्या क्या वैल्यूज इनसे बन सकते हैं, क्या ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है जहाँ मैं x + y करूँ तो 1 आ जाए। सब मैं मिनिमम नंबर लेके देखता हूँ पहले। हाँ, अगर x मिनिमम नंबर लेता है 1 और मैं y का भी मिनिमम नंबर लेता हूँ 1 और दोनों को ऐड करता हूँ, तो जो इनका मिनिमम नंबर है वही 2 हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास जहाँ x + y 1 आ जाए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। आप खुद सोच के देखो ना, आप क्या क्या केस बना सकते हो, इनके केस बना लो। x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 1, ठीक है, x y मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 1, x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 2। यही 4 पॉसिबल केसेस है, क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हो जो आप इनका, ठीक है। सो ये 4 पॉसिबल केसेस है। इनको अगर आप x + y करने का पूछ रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ x + y लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास जहाँ x + y 1 आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट 0 हो जाएगी। अब सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x - y = 1। सब हमें बताना है दैट x - y = 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या केस सोच सकते हो आप, तो पहले तो x - y बोला है, ठीक है। सो एक केस तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं 2 - 1 करूंगा सो ये मुझे 1 दे देगा, है ना। सो ये वाला केस तो सही है। 1, 2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि x - y है, अगर 1 - 2 करूंगा तो -1 हो जाएगा। सो सिर्फ एक केस मुझे फेवरेबल यहाँ दिख रहा है, दैट इज दिस 2, 1 वाला, सही है। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें फंक्शन दे के रखा है। सो आपको इसमें वैल्यू कुछ नहीं पुट करना है, x y। सो आपका x वैल्यू ले रहा है 2 और y वैल्यू ले रहा है 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी जॉइंट की, सो 2 x को एज इट इज रखा, 2 × x × y है तो 2 × 1/9। सो ये आपको वैल्यू दे देगा एज 2/9, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 2, ओके 1.2 सॉरी। सो आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और आपसे कुछ चीजें पूछ रखी है। सो आपसे पूछा है f(x1)(1). सो f(x1)(1) क्या होगा, ये वाला। जब भी आपसे मार्जिनल ऑफ x1 पूछते हैं सो आपको उसको फिक्स कर देना है और उसका जो रिमेनिंग वेरिएबल है x2 को, इसकी रेंज क्या है 1 2 3 4, इसमें वेरी कर देना है 1 2 3 4। सो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, बाकी मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सो f(x, y) जॉइंट निकालोगे आप 1, 1 का, प्लस f(x, y) जॉइंट ऐड करोगे 1, 2 का, प्लस f(x, y) जॉइंट ऐड करोगे। सो ये वाला 1, 3 का, प्लस f(x, y) जॉइंट ऐड करोगे आप 1, 4 का,
ठीक है। सो इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 0.7, 0.9 और 0.21। सो ये करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इन चारों को ऐड करते हो 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.12, सो ये जाएगा 0.21, दैट इज ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी मुझे यहाँ से पता चल गई, दैट इज इट इज 0.21, ठीक है। अब इन्होंने मुझसे पूछा है ए बी प्लस सी, सो मैं ये लास्ट कॉलम देखो यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये क्या लिखा है, a प्लस 0.20 प्लस 0.18 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। सो आप इन दोनों को ऐड कर लो, सो यहाँ से a प्लस b प्लस c हो जाएगा, सो ये जाएगा 0.38, सो ये जाएगा 0.62। सो ये भी सही है, ठीक है। सो 0.62 है तो 0.41 की तो बात ही नहीं है। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी को भी प्लस कर लो, ये कॉलम लेके प्लस कर लो, सॉरी ये रो लेके प्लस कर लो, इसके नीचे वाली या कोई भी रो लेके प्लस कर लो, या तो ये भी कर सकते हो, ये सारा कॉलम प्लस करके 4k इक्वल टू 1 रख दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं k प्लस k प्लस k प्लस k, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 1। सो k हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ मार्जिनल कि ये जो कॉलम वाइज रो वाइज वैल्यू है ये ऐड करके दे दिए, बाकी अगर आप टोटल ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे तब 1 आता है, बाकी इन्होंने कॉलम वाइज निकाल के दे दिए, ठीक है, मार्जिनल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये दे रखा है आपको जॉइंट fxy t1, t2, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। सो अगर आपको मार्जिनल ऑफ x गिवन है जहां x t1 वैल्यू ले रहा है, सो आप क्या करते हो, यहाँ आप जॉइंट लिखते हो fxy, समेशन लगाते हो कौन से वाले पे, y पे, और y क्या वैल्यू ले सकता है, सारी रेंज जो उसकी ty में हो, ठीक है। तो x t1 ही रहेगा, y t2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ y ना लिख के t2 भी लिख सकते हो आप, वही सेम बात है। सो t2 बिलोंग्स टू, सो ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है x के लिए। सो इसमें t1 बिलोंग कर रहा है ये y को, बट t1 बिलोंग करेगा क्या, नहीं, ये t2 रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, t2 वेरी कर रहा है y में, तो ये ऑप्शन सही है। y में ऐसे ही सिमिलरली जो t1 ऑफ x होगा वो वेरी करेगा, ना कि t2, ठीक है, क्योंकि t2 तो फिक्स्ड है ना, जो भी वेरिएबल लेना है वो फिक्स हो जाता है, तो वेरी कौन सा करेगा, दूसरा वाला। तो यहाँ t1 फिक्स है तो t2 वेरी करेगा ty में, यहाँ t2 फिक्स है तो t1 वेरी करेगा tx में, इजी, सही है। अब ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको कैलकुलेट करना है, ये सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन का है, सेम ही था, मतलब जो हमने एक्टिविटी 1.1 में किया था, बस इस बार fx ऑफ 1 प्लस fx ऑफ 2 पूछा है, ठीक है। तो मैंने वहां भी आपको इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज बताए थे। सो x लेगा वैल्यू 1, y1, x1, y2, x2, y1, x2, y2, ठीक है। मैं बार बार अब लिखूंगा नहीं, ये बहुत इजी चीज है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, बाकी अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि केसेस कैसे बनाते हैं। सो मार्जिनल ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, x को 1 फिक्स कर दो, सो कौन सी वैल्यू ले सकता है, x को 1 फिक्स करा तो y 1 हो सकता है, x को 1 फिक्स करेंगे सो y वैल्यू 2 भी ले सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, x 1 है तो y 1 है, x 1 है तो y 2 है, ठीक है। सिमिलरली fx ऑफ 2 के लिए कौन से केसेस बनेंगे, 2 1 और 2 2, ठीक है। fxy 2, 1 प्लस fxy ऑफ 2, 2, सो ये वाले हैं इसके लिए और ये वाले हैं इसके लिए, ठीक है। सो बस अब इनकी प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करनी है। सो 1, 1 जब आप इसमें रखोगे, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/9, सो ये जाएगा 1/9, और यही 4 केसेस पॉसिबल है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहीं से 1 आप लगा सकते हो। 1 इंटू 2 रखोगे तो ये जाएगा 2/9, 1 इंटू 2 रखोगे तो फिर से हो जाएगा 2/9। ये सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, xy/9 में। सो मेरे पास केसेस क्या है, 1 1 है, सो एक बार मैं 1 1 पुट करूंगा, ठीक है। सो ये मुझे दे देगा 1/9, एक बार मैं 1 2 पुट करूंगा, सो ये मुझे दे देगा 1 इंटू 2, 2/9। सो सिमिलरली मैं 2 1 पुट करा और 2 2 पुट करूंगा तो ये जाएगा 4/9, और यही 4 केसेस पॉसिबल है, सो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, ये हो जाएगा 9/9 और प्रोबेबिलिटी वुड बी 1, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तेज सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको 2x पे नहीं देखना पड़े। सो फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 रैंडम कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। सो अगेन 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं 52 कार्ड में से। x डिनोट्स द नंबर ऑफ
क्वीन, ठीक है। x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्वीन ड्रॉन, सो ये सिमिलर है उसके जैसा, और y डिनोट द नंबर ऑफ किंग। सो x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्वीन, y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग। सो f x, बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो y टेक्स वैल्यू 1 गिवन, सो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स वैल्यू 2 गिवन y इज 1। गिवन y इज 1 का मतलब क्या है, एक किंग ऑलरेडी निकल चुका है, अब आपको बताना है कि इसके बाद 2 क्वीन के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो हम कंडीशनल को कैसे लिखते हैं, इक्वल टू जॉइंट अपॉन मार्जिनल, करेक्ट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन लिखो, कॉमा लिखो, दोनों चीजें फाइन है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिनल दैट इज y इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बताना है आपको मुझे कि 2 क्वीन आई और एक किंग आया आउट ऑफ द 52 कार्ड्स। अगेन क्वीन कितनी होती है, 4 होती है, किंग कितने होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी 5 बोल रहा हूँ यार, सॉरी, वेरी सॉरी। सो किंग वुड अगेन बी 4 एंड रिमेनिंग कार्ड वुड बी 44, राइट। सो 2 क्वीन सिलेक्ट कर रहे हैं, सो अगेन 4 क्वीन थी, उसमें से 2 सिलेक्ट कर ली, एक्स, हाँ क्वीन ही बोलते हैं, सही है। किंग कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 किंग में से 1 किंग सिलेक्ट करा, और जो रिमेनिंग कार्ड है, हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, हमने सिर्फ 3 कार्ड सिलेक्ट करे, तो रिमेनिंग 44 कार्ड में से हम एक कोई भी कार्ड ले सकते हैं, अपॉन एफ वाई ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी y ऑफ 1, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1। सो यहाँ जो x वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्वीन, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी नंबर ऑफ किंग ड्रॉन इज 1, ठीक है। सो जो 4 कार्ड ड्रॉन है उसमें से एक किंग तो चूज हो रहा है, ठीक है। सो हमारे पास किंग कितने होते हैं, अगेन 4 होते हैं। सो 4c1 जो रिमेनिंग कार्ड है आपके, अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, किंग 4 है, सो रिमेनिंग कोई भी आ सकता है, रिमेनिंग आ सकते हैं हमारे 48 कार्ड्स, ठीक है। सो 48 जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से आप कोई भी 3 चूज कर लो, ठीक है। हमें एक किंग चूज करना है, आप उसके साथ कोई भी कार्ड चूज करो, एस 1 2 3, सॉरी 1 होता है कि नहीं पता नहीं, एस 5 6 7 जो भी चूज करना चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और टोटल कितने कार्ड है, दैट इज 52, और चूज कितने कर रहे हैं हम, C4, ठीक है। सो जॉइंट में भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने टोटल में से कितने कार्ड सिलेक्ट करे, दैट इज 52 C4, ऑल्दो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में, इसलिए आप लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखना चाहिए, ठीक है। 44 C1 इंटू 48 C3 अपॉन 52 C4, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, और इसका आंसर प्लीज मुझे इसके बाद कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। Now comes fx joint t1 comma t2, identify the correct statement from the following. So joint probability की जो अगर joint given है आपको, suppose f x takes value 2, y takes value 1, ऐसा ही कुछ दिया है, तो joint जो depend करता है वो हमारा है probability x equal to 2 intersection y equal to 1, ठीक है, upon probability y equal to 1. So जो भी हमारी रेंज है वो इस इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगी, ना कि इन सेपरेट वैल्यूज पे, ठीक है। अलोन एक्स पे भी नहीं करेगी, अलोन वाई पे भी नहीं करेगी। हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसका केस हम वीक 2 में देखेंगे, बट ये तो किसी भी एक वेरिएबल पे हमारी रेंज डिपेंड नहीं करेगी। अगर इंडिपेंडेंट होता है तो अलग बात है, बट अगर 2 वेरिएबल के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है तो हमारी रेंज उस पर वेरी करेगी, ना कि सिर्फ एक वेरिएबल पे, ठीक है। सो will always be same as range of y, नहीं, सो किसी एक वेरिएबल पे नहीं, will always be same as range of y, सो नहीं, can be different from range of y, हाँ तो अलग हो सकती है, will be same as range of x, सो ये गलत है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं कुछ वीक में एक वीडियो में अलग से एक अच्छा सा एग्जाम्पल लाके इसका सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ना आपसे पूछा है, ये दिया है जॉइंट, और जॉइंट होता है मार्जिनल बाय कंडीशनल। सो मैंने जॉइंट में आपको पढ़ाया है 2 तरीके से आप जॉइंट लिख सकते हो।
सो आप जिसको भी एज अ कंडीशन पुट करोगे आपको उसके मार्जिनल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर मैं x को ऊपर रख लूँ t1 और मैं y पे लगा दूं मेरी कंडीशन, ठीक है, y टेक्स वैल्यू t2. सो अगर y को आप कंडीशन में रख रहे हो तो आपको इसी के मार्जिनल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fy ऑफ t2. सिमिलरली अगर आप x को पुट कर दो इन कंडीशन, ठीक है, x की वैल्यू हो जाए t1, तो आपको इसके मार्जिनल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में समझा रखा है. सो देख लो यहाँ. सो हमने यहाँ कंडीशन में रखा y इक्वल टू t2 और उसी के मार्जिनल से मल्टीप्लाई करा, तो ये सही है. हमने यहाँ x को कंडीशन में रखा और उसी के मार्जिनल से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी सही है. यहाँ पे हमने x को कंडीशन में रखा पर मार्जिनल y से मल्टीप्लाई करा, तो ये गलत है, ठीक है. और यहाँ पे हमने कंडीशन में रखा x इक्वल टू t1 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूरा वेरी कर दिया हमने t2 सारी वो वैल्यूज ले सकता है जो उसकी रेंज में आ रही हो, और x को t1 फिक्स कर दिया, ठीक है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. सो ये सही बात है. फोर्थ ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है. सो जैसे कि इस टेबल में गिवन है t1 t2 दो वैल्यूज दे रखी है और हमें क्या पूछा है, हमें गिवन है दैट वी नीड टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इक्वल टू t1, y टेक्स वैल्यू t2 और t2 में सारी रेंज उसकी वेरी करेगी ty में. क्या ये 1 होता है या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है. सो यहाँ t1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, यहाँ t1 वैल्यू ले सकता है 1, 2 और 3 और t2 भी वैल्यू ले सकता है 1, 2 और 3, ठीक है. सो t1 भी वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3 और t2 भी वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3. तो t1 वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3 सॉरी, और t2 भी सिमिलरली वैल्यू ले सकता है 1, 2 और 3, ठीक है. सो सपोज मैं t1 को एज 1 फिक्स कर देता हूँ फर्स्ट केस के लिए, ठीक है. सो मुझे ये पूछ रहा है fy ऑफ t2 गिवन x इज इक्वल टू t1 की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, ठीक है, और मैं y को अब रेंज में वेरी करूंगा t2 को. सो t2 क्या वैल्यू ले सकता है, एक बार लेगा 1, एक बार लेगा 2, एक बार लेगा 3. सो ये बोल रहा है fy ऑफ 1 गिवन x इक्वल टू 1, fy ऑफ 2 गिवन x इक्वल टू 1, fy ऑफ 3 गिवन x इक्वल टू 1. सिमिलरली अगर मैं इस बार x को t1 जो मेरी वैल्यू ले सकता है इस बार 1 की जगह 2 रख दूं, ठीक है. सो fy ऑफ t2 गिवन x इक्वल टू 2. सो हमने 2 एज फिक्स कर दिया x को, ठीक है. सो इस बार क्या है, सेम कंडीशन बनेगी 1 x इक्वल टू 2 हो जाएगा गिवन fy ऑफ 2 गिवन x इक्वल टू 2 और fy ऑफ 3 गिवन x इक्वल टू 2, ठीक है. सो ये सारी कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है. अब यहाँ तुम आके देखोगे, सो ये सारी कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1,1 वाली कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है ये. सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे केसेस आपके यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. ये इसका मतलब ही है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिनल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1. आखिरी में ये होगा कि आपका जो मार्जिनल है सो वो एड अप होके सेम हो जाएगा क्योंकि सबका मार्जिनल कहीं ना कहीं सेम आने वाला है और ऊपर प्रोबेबिलिटी एज इट इज हो जाएगी और ये दोनों कैंसिल होके आपको 1 दे रहे होंगे, ठीक है. सो आई होप ये आपको कुछ हद तक क्लियर होगा. सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं. वी आर आस्क्ड दैट वी नीड टू फाइंड रेंज ऑफ y गिवन x इक्वल टू 1. सो वी नीड टू फाइंड रेंज ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो हमें ये करना है कि हमें रेंज ऑफ y ढूंढना है गिवन x इज इक्वल टू 1. सो रेंज ऑफ y क्या होगा जब x इक्वल टू 1 है. सो अगर x का आप 1 फिक्स कर देते हो तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये वाली, ये वाली, ये वाली. बट ये वाली क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. अगर प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब ये दोनों जो जॉइंट वेरिएबल है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है ही नहीं, तो उनके बीच में कोई प्रोबेबिलिटी या रिलेशन है ही नहीं. सो कौन सी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ 2 और 3. सो रेंज हो जाएगी 2 और 3, ठीक है. और नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एफ एक्स ऑफ 1 गिवन y इज इक्वल टू 2. सो अगेन कंडीशनल को लिख सकते हो आप जॉइंट अपॉन मार्जिनल.
सॉरी, सो अगेन आप कंडीशनल को लिख सकते हो जॉइंट अपॉन मार्जिनल, ठीक है। सो मार्जिनल ऑफ y इक्वल टू 2 यहाँ लिखोगे। सो कंडीशनल जॉइंट की प्रोबेबिलिटी देखो, जहाँ x t1 1 है, दैट इज x 1 है, सॉरी यहाँ t1 और नहीं y और x ही है, ठीक है। x 1 है और y 2 है, सो ये वाला वैल्यू दिख रही है मुझे, दैट इज 0.2। 0.20 बोलो 0.2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, सो आप y को 2 फिक्स कर दोगे और x सारी उन वैल्यूज में वेरी करेगा जो उसकी रेंज में आती है। सो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.10, दैट इज 0.30, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है थ्योरी लेक्चर में, तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये जाएगा 2/3। अब आते हैं एक्टिविटी 1.4 पे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट अ शॉपिंग सेंटर इन 1 hour इंटरवल इज फॉलोइंग एन पॉइजन, ठीक है। सो एक आवर में नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग जो एक शॉप पर आते हैं वो फॉलो कर रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और वो है 20, ठीक है। सो पॉइजन के अंदर मैंने बताया था आपको लैम्डा। सो लैम्डा बताता है एवरेज वैल्यू, सॉरी मीन वैल्यू बोल सकते हो, वो बेटर होगा। सो एक आवर के इंटरवल में 20 कस्टमर्स ऑन एन एवरेज हमारी शॉप को विजिट करते हैं, ठीक है। Assume that the probability of customer making a purchase is 0.4. So probability that customer will make a purchase, है ना, customer makes a purchase, ठीक है, CMP लिख दे रहा हूँ, customer makes a purchase, उसकी probability है 0.4, ठीक है। तो customer do not make a purchase, DMP लिख दे रहा हूँ, does not make a purchase, उसकी probability हो जाएगी 0.6, ठीक है। And the choices of purchase of customer is independent, ठीक है। Let x be the number of customers. So x है number of customer making a purchase. So हमसे पहले पूछा है, हमें बताना है रेंज ऑफ x गिवन n इज इक्वल टू n। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है भैया ये बताओ, ठीक है। तो n इक्वल टू n का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कस्टमर है हमारे, जो शॉप पर आए एक इंटरवल ऑफ टाइम में, वो आए कुछ n कस्टमर, ठीक है। 1 2 3 भी आ सकते हैं, या अप टिल कोई n कस्टमर आए, इसको आप बोल सकते हो 20, इसको बोल सकते हो 10, इसको बोल सकते हो 15, मतलब कुछ कस्टमर आए, ठीक है। n नंबर ऑफ कस्टमर आए, ये हमें पता है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रेंज बताओ कि जितने कस्टमर आए उसमें से कितने नंबर ऑफ कस्टमर ने हमारा चीज परचेस करी, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ देम मेड अ परचेस। सो हो सकता है जो सिर्फ इतने जो 10 कस्टमर आए उसमें से सिर्फ एक ने परचेस करा, ठीक है, या तो ने करा, या हो सकता है 10 के 10 ने हमारा परचेस कर लिया, ठीक है। सो या तो हो सकता है किसी ने भी परचेस ना करा, ये भी पॉसिबिलिटी है। 10 कस्टमर आए मॉल में, घूम के चले गए, कुछ नहीं परचेस करा उन्होंने। सो हमारी रेंज क्या होगी 0 to n। सो जितने हमारे कस्टमर आए उसमें से हो सकता है किसी ने भी परचेस नहीं करा, या सबके सबने परचेस कर लिया। तो वो हमारी 0 to n पॉसिबिलिटी या रेंज होगी, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन n इज इक्वल टू n, ये हमें अब फाइंड करना है, ठीक है। सो बर्नौली कब होती है, जब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो और उसके 2 ट्रायल हो। पर यहाँ तो कितने सारे कस्टमर आ रहे हैं। सपोज अगर 20 कस्टमर हमारी, पहले तो ये पूछा क्या है ये समझो कि जो नंबर ऑफ कस्टमर हमारी शॉप में विजिट करें उनमें से कितने लोगों ने परचेस करा। तो सपोज हमारी कस्टमर शॉप में 5 लोगों ने विजिट करा। अगर मैं चाहूँ इसमें से पूछना आपको कि जो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर जो विजिट कर रहे हैं उसमें से मुझे बता दो, जो हमारे 5 कस्टमर विजिट करे इसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो दैट 3 कस्टमर विल मेक अ परचेस। तो आप कैसे करोगे, तो आप जो 5 कस्टमर उसमें से 3 सिलेक्ट करोगे। Probability of making a purchase is 0.4 and probability of not making a purchase is 0.6. So ये क्या कर रहे हो आप, ये बाइनोमियल फॉर्मूला लगा रहे हो फॉर सिलेक्टिंग 3 out of 5 और 5 out of 5 और 10 out of 10 और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो रुक जाओ, मैं थोड़ी गलती कर रहा था। यहाँ आता है बाइनोमियल में क्या आता है, बाइनोमियल में आता है n, p। सो यहाँ आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब होगा, जब वो परचेस कर रहा है, ठीक है। एक्स इज परचेस्ड, कस्टमर मेकिंग अ परचेस।
तो परचेस की वैल्यू थी 0.4, सो ये थर्ड वाला मैं टिक कर रहा था, थर्ड गलत है और फोर्थ सही है, ठीक है। बर्नौली कब होता है? जब सिर्फ एक कस्टमर आता, पर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसके जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने पूछा है हमसे, सारे के सारे ऑप्शन आप देख सकते हो 10,2 एफ एन एक्स 10,2। सो ये बोल रहा है कि n टेक्स, इसका क्या लिख सकते हैं हम, n इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 2। सो ये बोल रहा है कि हमारे पास 10 कस्टमर आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 कस्टमर आए, उसमें से किसी भी दो ने परचेस करा, ठीक है, जस्ट दो ने परचेस करा आउट ऑफ द 10 कस्टमर दैट हैज अराइव्ड ऑन द शॉप, ठीक है। सो 10 में से सिर्फ दो कस्टमर परचेस कर रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात तो है, बट हाँ यही है कि 10 में से सिर्फ दो कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है। सो आप जॉइंट को कैसे लिख सकते हो? जॉइंट को आप लिख सकते हो कंडीशनल इनटू मार्जिनल, ठीक है। आप जो जिसका भी कंडीशन लगाओगे उसके ही आपको मार्जिनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज सबसे पहले तो 10 कस्टमर अराइव करने चाहिए, ठीक है, यही हमारी नेसेसिटी है, और 10 कस्टमर के अराइव होने के साथ साथ उसमें से दो ने परचेस करना चाहिए। सो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। मार्जिनल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर अराइव्स आर 10, ठीक है, 10 कस्टमर तो अराइव होने ही चाहिए ना भाई, नहीं तो कैसे होगा। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू मार्जिनल हमने ऐसे लिख लिया। अब पहले तो 10 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताना पड़ेगा, और 10 में से दो जो सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें और बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें बतानी। सो जो 10 कस्टमर आए उसमें से दो परचेस करेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम बायनोमियल से निकालेंगे। 10 कस्टमर अराइव, उसमें से दो ने ही परचेस करना है। परचेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, और अगर परचेस करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नहीं करने की हो जाएगी 0.6। और जो हमारा एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ देखो, ये फॉलो कर रहा था, हमारा जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कर रहा है पॉइजन फॉलो, ठीक है। सो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है तो इसका हमें पीएमएफ यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक प्रोबेबिलिटी कैसे डिवाइडेड होती है वही बताता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो वो होता है e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। आई होप ये सही फॉर्मूला हो। सो e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, लैम्डा हमारा था 20, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू थी 20, और यहाँ k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी 10। सो e रेज़ टू द पावर माइनस 20 लैम्डा टू द पावर k, सो दैट इज 10 अपॉन k फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। सो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये वाला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 0.4 स्क्वायर इंटू 0.6 रेज़ टू द पावर 8 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल कैंसिल कर लो, और अब आंसर आप चेक कर लो। सो e रेज़ टू द पावर माइनस 20 टू द पावर 10। सो ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला गलत, क्योंकि इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर का उल्टा कर दिया है, ठीक है। कस्टमर मेकिंग अ सक्सेस इज 0.4, तो रेज़ टू द पावर 2 आना चाहिए। ये वाला देख लो आप। सो ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड है n, है ना, जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन वन इंटरवल जो अराइव कर रहे हैं वो है 10, और उसमें से जो परचेस कर रहे हैं वो है 12। सो भाई कैसे ही हो सकता है ये? अगर 10 कस्टमर आए और 12 कस्टमर ने परचेस कर लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो यह ऑप्शन सही है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर 10 कस्टमर आए और 12 ने परचेस कर लिया, ठीक है। सो ये सही है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है x कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। भैया अब भी तो बताया था, ये था कंडीशनल ऑफ x गिवन n इक्वल टू n, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सिर्फ x क्या फॉलो कर रहा है। सो x है नंबर ऑफ कस्टमर मेकिंग अ परचेस।
ठीक है। सो कितने कस्टमर परचेस कर रहे हैं इन 1 आवर इंटरवल, इसको बोल सकते हो, क्योंकि 1 आवर इंटरवल में ही हम देख रहे हैं ना कितने लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने परचेस कर रहे हैं, ठीक है। सो जब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कोई आपसे नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्ड पूछता है तो वो होता है पॉइजन, इसलिए यहाँ चारों ऑप्शन है पॉइजन है। अब इनके अंदर क्या आता है, लैम्डा। लैम्डा क्या बताता है, एवरेज वैल्यू की, कितने कस्टमर हमारे जो आए परचेस कर रहे हैं, ठीक है। सो लैम्डा कैसा होगा, जो नंबर ऑफ कस्टमर 1 आवर में हमारे 20 आ रहे थे, है ना, क्योंकि हमारा एन का जो पॉइजन गिवन था वो था 20। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारी जो शॉप है उसमें 20 लोग हर आवर विजिट कर रहे हैं। अब ये 20 लोग में से प्रोबेबिलिटी क्या है कि लोग परचेस करें, सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 की इंसान जो कस्टमर आया है हमारी शॉप पे वो एक परचेस करे, ठीक है, हमारी चीजें परचेस करे। सो ये हो जाएगा 0.4, दैट इज 4/10। सो 0 0 कैंसिल, 4 2 8, सो इसका आंसर हो जाएगा 8। सो आउट ऑफ जो 20 कस्टमर अराइव कर रहे हैं हमारी शॉप हर आवर में, उसमें से 8 लोग जो है वो लोग परचेस कर रहे हैं और बाकी 12 लोग नहीं कर रहे हैं। आई होप दैट्स फाइन। तो चलो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं। सो x यूनिफॉर्म है 1 2, सो x वैल्यू ले सकता है फ्रॉम यूनिफॉर्म 1, 2, सो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो जाएगी, ठीक है। y बी द नंबर ऑफ एसेस, सो नंबर ऑफ एसेस, सो नंबर ऑफ एसेस होते हैं हमारे 4, है ना, सही है। So from a deck of well shuffled 52 card in X draws with replacement है, ठीक है, with replacement हमसे पूछा है। So we need to find range of y given x is equal to 2. So x took value 2, ठीक है। 52 card in x draws, अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ड्रॉज, ठीक है। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, रेंज बताना है ना, ठीक है। सो हमारे पास x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ड्रॉज, सो आपको ये गिवन है कि नंबर ऑफ ड्रॉज 2 होना चाहिए। अब y की प्रोबेबिलिटी बताओ या रेंज बताओ। सो ये दो ड्रॉज में कितने एसेस आ सकते हैं, या तो कोई एस नहीं आए, या एक एस आए, या दोनों के दोनों पोजीशन पे एस आ जाए, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। ये सेकंड वाला क्या है, y गिवन x इज इक्वल टू 1, सो इन्होंने बोल दिया कि नंबर ऑफ ड्रॉज है वो सिर्फ 1 है, तो इस पे या तो एस आ सकता है या नहीं आ सकता, सो 0-1 प्रोबेबिलिटी है, तो 2 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल होगा। अब y गिवन x इक्वल टू 1 है, पूछा है y गिवन x इक्वल टू 1, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो गिवन तो बायनोमियल ही है, सो एक वैल्यू है आपके पास, ठीक है, बायनोमियल। तो यहाँ क्या आता है, n आता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑब्वियसली 1 ही है, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही जगह है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि एस आ जाए, और एस कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 4 आउट ऑफ 52, ठीक है। तो एस लिखा गया, ये 52 है, सो ये हो जाएगा 1/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आप बायनोमियल में n, p लिखते हो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमारे पास 1 ही है, एक ही रोल है आपके पास, एक ही बार कार्ड निकाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, एस आ जाए। एस के कार्ड कितने, 4 है, टोटल कार्ड कितने, 52 है, सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, दैट इज 1/13, सो ये हो जाएगी 1/13, ठीक है, 1/13। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ y गिवन x इक्वल टू 2 जो नेक्स्ट आपसे पूछा है, सो इसके पास हमारे पास 2 ट्रायल्स है ना, तो ये बायनोमियल 2 और 1/13 होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो 6th क्वेश्चन बोल रहा है हमें इसी जो चीज के बारे में हमें टेबल बनाना है जॉइंट पीएमएफ का। सो x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ड्रॉज, सो नंबर ऑफ ड्रॉज या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे, सही बात है। सो ये रेंज x की हो गई 1 और 2, सो ये तो सही है। और y की रेंज क्या हो सकती है, या तो 0 एस आ जाए, या 1 एस आ जाए, या 2 एस आ जाए, तो y की रेंज भी सही है, ठीक है। तो अब हमसे इन्होंने टेबल पूछ लिया है, सो मैं मोस्टली डिफरेंट वैल्यूज, ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो चारों टेबल में अलग है, तो मेरे को बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये वैल्यू 13/3 इसमें सेम है, 6/13 इसमें सेम है,
ठीक है, 1/52, 1/52, 1/26, 1/52, 13, 0, 0। सो अगर आप एक ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर x इक्वल टू 1 होता है, सिर्फ आपके पास एक ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, अगर आपने एक ड्रॉ करा तो इस पे कितने हमारे एसेस आ सकते हैं, या तो होगा 0 या तो होगा 1। y इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ड्रॉ करा तो दो एस कैसे आ सकते हैं। सो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ही कार्ड निकाला तो दो एसेस कैसे आ सकते हैं। सो पहला तो ये डायरेक्ट देख लो, x इक्वल टू 1 तो x 1 है और y इक्वल टू 2, सो y 2 है, ठीक है, x 1 है और y 2 है, सो ये प्रोबेबिलिटी 0 आना चाहिए। सो x 1 y 2, तो ये 0 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो अलग है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो यहाँ है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। सो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है इसकी प्रोबेबिलिटी, सो x क्या फॉलो कर रहा है, x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 1,2, ठीक है। सो इसकी जो x की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी यूनिफॉर्म 1,2। सो अगर x वैल्यू ले सकता है यूनिफॉर्म 1,2, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लेने की भी 1/2 हो जाएगी और इसकी भी 1/2 हो जाएगी, सही है। या तो 1 लेगा या तो 2 लेगा। सो x इक्वल टू 1 लेने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, अभी तो हमने एक ड्रॉ सेलेक्ट करा है। अब इसमें y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एसेस जो आए हैं हमारे वो होना चाहिए 0। सो हमारे पास एसेस कितने थे, 4, और टोटल है 52। सो ये हो जाता है एसेस, बट हमें नहीं चाहिए एस, हमको एस इक्वल टू 0 चाहिए। तो रिमेनिंग 48 कार्ड में से हमें कोई भी मिल जाए। सो 48/52, सो ये हो जाएगा 24/52। सो इसको आप 4 से करोगे तो ये जाता है 13 और ये हो जाता है 6। सो 6/13 इज द आंसर। सो 6/13 इसमें आ रहा है, सो ये करेक्ट है और ये गलत हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट activity, that is activity 1.5. so a coin is tossed 4 times, तो एक कॉइन को आपने 4 times टॉस करा है। x denote number of head on first toss, ठीक है। सो फर्स्ट टॉस पे कितने हेड आए वो डिनोट कर रहे हैं, तो 1 होगा या 0 होगा ऑब्वियसली फर्स्ट टॉस पे। नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, नंबर ऑफ हेड, तो पहले दो जो टॉसेस थे उसमें कितने हेड आए, या तो एक भी नहीं आएगा या एक आएगा या दोनों के दोनों आ जाएंगे। Z डिनोट नंबर ऑफ हेड ऑन 4 टॉसेस, ऑन ऑल 4 टॉसेस, चारों टॉस में से कितने हेड आए, ठीक है। सो फर्स्ट हमसे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टी वेरिएबल एज 0, 1, 2। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x टेक्स वैल्यू 0, सेम टाइम y टेक्स वैल्यू 1, सेम टाइम z टेक्स वैल्यू 2। सो जो हमारी x है वो होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस, जो हमारा फर्स्ट टॉस है, ठीक है, इस पे 0 हेड आना चाहिए। अगर हेड ही नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ टेल आएगा, सही बात है। तो हमारा फर्स्ट टॉस पे टेल आना चाहिए, इसने हमको ये बता दिया है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था x, नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस। सो नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस 0 है, मतलब टेल आ रहा है, ठीक है। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 1 बोल रहा है द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो जो हमारे पहले दो टॉसेस है उस पे कितने हेड है, तो वो दे रहा है कि एक हेड है, ठीक है। सो just give me a second. We were on y equal to 1. So y equal to 1 means the number of headed on the first 2 toss should be equal to 1. So जो हमारे पहले दो टॉसेस है, जो फर्स्ट 2 टॉसेस है, इस पे एक हेड आना चाहिए, ठीक है, एक हेड। अगर हमारे फर्स्ट पे ऑब्वियसली टेल फिक्स हो गया है तो हमारे सेकंड पे हेड आना ही पड़ेगा ताकि y इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। और z क्या बोल रहा है, z डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड ऑन ऑल 4 टॉसेस। तो जो हमारे चारों टॉसेस है इस पे 2 हेड होने चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हो जाए टेल हेड, या तो एक और पॉसिबिलिटी जो आप बन सकती है, मैं थोड़ा सा इसको कॉमा लगा देता हूँ यहाँ, तो वो हो जाएगा टेल हेड, पहले हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। तो यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, ठीक है। और फर्स्ट 2 टॉसेस में एक हेड है,
फर्स्ट टू टॉसेस में एक हेड है और फर्स्ट वाले पे टेल है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है, ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटी बन रही है और फर्स्ट टॉस पे हमारा आ रहा है टेल, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड टॉसेस पे हेड आ रहा है तो हेड की भी 1/2, टेल की अगेन 1/2 और हेड की अगेन 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2/16 दैट इज 1/8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/8 और मैंने इसके तीन टॉसेस का सैंपल स्पेस, ऑब्वियसली 4 टॉसेस का सैंपल स्पेस लेक्चर में बना के दिखा दिया था, तो मैं वो अगेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सो सेकेंड में हमें बोला है f(x,y,z) ऑफ 0, 1 और 4, ठीक है, सॉरी 4। सो इसका मीनिंग ऑब्वियसली होता है x = 0 इंटरसेक्शन y = 1 इंटरसेक्शन z = 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट टॉस है, ठीक है, उस पे x = 0 मतलब हेड नहीं आना चाहिए, टेल आना चाहिए, है ना। फर्स्ट टॉसेस पे नंबर ऑफ हेड 0 है, मतलब फर्स्ट टॉस पे ऑब्वियसली टेल आएगा। y = 1 मतलब फर्स्ट टू टॉसेस जो है उस पे एक हेड आना चाहिए, तो यहाँ हेड आना जरूरी है, ठीक है। और z डिनोट करता है कि चारों के चारों पे हेड आना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि ये तीनों चीज साथ में हो सके कि फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए और चारों के चारों में हेड आ जाए। तो भाई जब फर्स्ट पे टेल आ ही गया तो चार में हेड आ ही कैसे सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ये एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आता है f(x,y,z) ऑफ 1, 1, 3। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x = 1, y = 1 और z = 3। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट टॉस है x = 1 का मतलब है नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस। तो फर्स्ट टॉस पे एक हेड है, एक ही हो सकता है या तो 0 हो सकता है। y = 1 का मतलब है जो हमारे फर्स्ट टू टॉस है उस पे एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ टेल होना ही पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट पे हेड आ रहा है तो यहाँ टेल होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ हेड हो जाएगा तो y = 2 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। और हमें टोटल कितने चाहिए, 3 हेड चाहिए, तो बाकी दो जो जगह बची है वहाँ हेड आना ही आना चाहिए, जब भी हमारा z = 3 हो पाएगा। सो ये एक केस है आउट ऑफ 16। या तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हो कि फर्स्ट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सेकंड पे टेल आने की 1/2, थर्ड पे हेड आने की 1/2 और फोर्थ पे हेड आने की 1/2। सो तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। बाकी सैंपल स्पेस चलो एक बार बना ही देता हूँ। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सिमिलरली उतने ही टेल्स आपको लिख लेने हैं। अब 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, अब 2 हेड 2 टेल, और अब आप लगा सकते हो ऑल्टरनेट हेड और टेल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट हेड और टेल। सो ये टोटल 16 आउटकम्स है, इसमें से सिर्फ ये वाले में एक आ रहा है, इसमें ये 2 पॉसिबिलिटी थी, तो वहां से भी कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है अंटिल वर्क इज डन, ठीक है। और इंडिपेंडेंट आएगा तो वो आप सीख ही जाओगे आगे। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.6 पर। सो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल और उसका मार्जिनलाइजेशन हमसे पूछा है, ठीक है। सो जिसका भी हमें मार्जिनल निकालना होता है हम उसे फिक्स कर देते हैं, तो हम यहाँ पर x को st1 फिक्स कर देंगे, ठीक है। और वेरी किसको करेंगे, बाकी जो दो बचे वेरिएबल है, तो x2 को वेरी करेंगे हम ty में, ठीक है, जो उसकी रेंज है, और x3 को वेरी करेंगे हम tz बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। x3 हो जाएगा वैसे, यहाँ रेंज क्या है, अच्छा t3 बोल देता हूँ मैं इसको, tz बोल देता हूँ, कुछ भी बोल लो, तो उसकी रेंज में इसको वेरी हम कर रहे होंगे, ठीक है। सो जो t2 है ये, इसको हम वेरी कर रहे हैं t ऑफ x2 में, चलेगा, ठीक है, इसकी रेंज ऑफ x2 में, सॉरी x1 पे क्यों टिक लगाया, x2 पे, ठीक है। और जो t3 है उसको हम वेरी कर रहे हैं इन x3,
ठीक है, तो ये सही है और x1 को हम फिक्स कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड में क्या है, मार्जिनलाइजेशन, सेम प्रोसीजर है। अगर आप मार्जिनल निकाल रहे हो तो आपको जिसका निकालना है उन दोनों को फिक्स कर दो। सो अगर x1 को t1 फिक्स कर दिया और x2 को t2 फिक्स कर दिया तो हम सिर्फ वेरी किसको करेंगे, x3 को, और क्या करेंगे, tx3 जो उसकी रेंज होगी, सिर्फ उसमें इसको वेरी कर रहे होंगे। सो t3 को tx3 की रेंज में वेरी कर रहे हैं, जो कि सही है। सो 3 वेरिएबल का यहाँ मार्जिनल है, हाँ सॉरी, मार्जिनल हम निकाल रहे हैं x1 x2 का। सो अगेन प्रोसीजर सेम है, इन दोनों को फिक्स करा, बट यहाँ हम t3 को वेरी कर रहे हैं, क्या कर ही नहीं रहे हैं, t1 t2 का समेशन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। t1 t2 थोड़ी लेना है, t3 को वेरी करना है इन द रेंज ऑफ tx3, ठीक है। और यहाँ आप t2 का अगर मार्जिनल निकालोगे तो आपके कौन से वेरिएबल बचे, आपका बचा t1 और बचा t3, ठीक है। तो आपको इसको रेंज करना पड़ेगा tx1 में और इसको करना पड़ेगा tx3 में, बट आप तो t2 को ही कर दे रहे हो, तो ये ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। हाँ, तो वीडियो लेक्चर पहले ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। सो अब 3 वेरिएबल का हमें जॉइंट पीएमएफ दे रखा है, हमें 2 वेरिएबल का फाइंड करना है। सो आपको ग्रुपिंग बना लेना है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ x1 है और x2 है, ये मेरे से पूछ रहे हैं 0 0, सो आपको x1 x2 में 0 0 का एक ग्रुप बना लेना है। तो 0 0 यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या, 0 0 और कहीं आ रहा है क्या, नहीं। सो इसकी 0 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी है x1 x2 की, ये है 1/6। तो आपका फर्स्ट वाले में 1/6 होना चाहिए। सो यहीं से ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो गए। इसका है 1/3, इसका है 1/2, इसका है 2/6 और इसका है 1/6। तो यहीं से आंसर आपका आ गया। मैं एक दो और निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप डरो नहीं, ठीक है। सो x1 में हमारा 1 आना चाहिए और x2 में हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। सो x1 में हमारा 1 आना चाहिए और x2 में हमारा 0 आना चाहिए। तो 2 पॉसिबल केसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, x1 में 1 और x2 में 0। तो ये जाएगा 2 × 1/6, सो ये जाएगा 1/3, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ 1/3 आ रहा है, एज दिस इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं हम 1, 0 पे। सो अगर x1 1 ले ले, 1 0 हो गया, तो 0 1 ले लेते हैं। x1 0 ले ले और x2 1 ले ले, ठीक है। तो x1 0 ले ले और x2 1 ले ले। तो अगेन 2 केसेस है और दोनों की 1/6 है, तो 2 × 1/6 हो जाएगा, दैट इज 1/3। तो इसकी भी हो जाएगी 1/3। और ये लास्ट वाली के सिर्फ एक ही केसेस है 1, 1 का, तो ये हो जाएगा 1/6। सो ये आप एंड टू एंड ऑप्शन मैच कर सकते हो, ये करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें अच्छा x2 और x3 का पूछा है, वहाँ हम x1 x2 का कर रहे थे, अब x2 और x3 का हमसे मार्जिनल पूछा है, ठीक है। जॉइंट पीएमएफ पूछा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन। सो हम x2 x3 पे जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये अब रब कर रहा हूँ, ठीक है। सो x2 और x3 के हम केसेस बनाने वाले हैं। तो एक तो मुझे दिख रहा है 0, 0, तो ये कितने बार आ रहा है, एक बार तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ आ रहा है। तो 0, 0 पे 2 केसेस है, दोनों की पॉसिबिलिटी है 1/6, तो ये हो गया 1/3। अब x1 वैल्यू 1 ले ले और y1 भी वैल्यू 1 ले ले। अगर 1, 1 की निकालने जाऊँ, ठीक है, तो मैं ये पहले हटाता हूँ। तो x1 भी 1 होना चाहिए और x2 भी 1 होना चाहिए और x3 भी 1 होना चाहिए। सो ये हो जाएगा ये 2 केसेस, ठीक है। तो 2 × 1/6, तो ये अगेन हो गया 1/3। अब जो 2 केसेस बचे हैं वो भी देख लो, दैट इज 1, 0, x2 1 हो जाए और x3 0 हो जाए। तो x2 1 होना चाहिए और 0, एक तो ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ठीक है। सो इसकी हो जाएगी 1/6, एक ही केस है। और 0, 1 ले लो, x2 0 हो जाए और x1 हो जाए, x3 हो जाए 1। तो इसका भी अगेन एक ही केस दिख रहा है, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सो 0 0 की है 1/3, 1 1 की है 1/3, 0 0 की है 1/3, 1 1 की है 1/3, तो ये तो कैंसिल। 0 0 की 1/3 और 1/3 ये वाला सही है, ठीक है। बाकी 2 की 1/6 और इसकी 1/3 आप मैच कर लेना ऑब्वियसली ऑप्शन से। ये अगर वो सही है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। मैंने केसेस बना के दिखा दिया है, आप खुद मैच कर सकते हो।
PMF ऑफ x1 x3। चलो मैं आपको एक चीज बस होमवर्क दे दे रहा हूँ कि आप ये वाला खुद करके मुझे बता देना, ठीक है। सो ये जो भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो टाइम स्टैम्प या तो कुछ से बता देना, ठीक है। एंड आई वांट आंसर, ठीक है, नहीं तो आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, आंसर चाहिए मुझे। चलो अब एक्टिविटी आते हैं 1.7 पे, ठीक है। सो यहाँ 4 वेरिएबल का हमें जॉइंट दे रखा है, थोड़ा सा पास हो जाओ, ठीक है। कंडीशनिंग पे पूछा गया हमसे। सो ये बोल रहा है फर्स्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये बोल रहा है जो रेंज ऑफ x1 है, tx1 क्या रिप्रेजेंट करती है, रेंज ऑफ x1 इक्वल टू tx2 इक्वल टू tx3 इक्वल टू 0,1। सो ये बोल रहा है कि जो x1 है, जो x2 है, x3 है, वो उनकी रेंज बराबर है और वो वैल्यू ले सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1। बिटवीन 0 एंड 1 नहीं, सिर्फ 0 और 1। सो t1 क्या है, t1 वैल्यू ले रहा है 0 और 1। तो t1 की तो सही है भाई, इसकी रेंज है 0 और 1, ठीक है। ये दो ही वैल्यू ले रहा है 0 और 1। t2 पे आओ, t2 वैल्यू ले रहा है 0 1 0 1। सो इसकी भी सही है, ये भी वैल्यू ले रहा है 0 या तो 1, सो ये भी सही है। t3 पे आओ, ये क्या वैल्यू ले रहा है 0 1 0 1, ठीक है। सो ये भी तीन ही वैल्यू ले रहा है 0 और 1, दो ही वैल्यू ले रहा है। सो ये तो सही हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है काउंट, तो ये एक साइड तो ट्रू हो गई, अगर सेकंड साइड भी ट्रू हो जाती है तो ट्रू दे देंगे, ठीक है। tx4 ऑफ 0 1 2 3, ठीक है। सो x4 क्या क्या रेंज ले सकता है, 0 1 2 3, ये यहाँ इन्होंने मेंशन करा है। अब देखते हैं इसकी रेंज, 0 ले रहा है, 3 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 1 भी ले रहा है, तो चारों वैल्यू ले रहा है। सो ये भी सही है, ट्रू, बीच में एंड है ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सो ये ट्रू है। सो ये वाले में क्या पूछ रहा है, tx1 x2 की रेंज है 0 1, सही बात है। और t ये बोल रहा है कि tx1 सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है 0, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली गलत है, tx1 की रेंज होना चाहिए 0, 1, ठीक है। सो ये गलत बात बोल दी। एंड tx4 इज 0 1 2 3। सो यहाँ सिर्फ ये गलती कर दी इन्होंने, इनको यहाँ देना था tx1 वैल्यू ले सकता है फ्रॉम 0 एंड 1, ठीक है। ये रेंज है, तो रेंज तो 0 पूरी एक साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा ना, आप सिर्फ एक नहीं बोल सकते। या अगर यहाँ x3 इन्होंने रिटर्न प्रॉब्लम करी है तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू 0। सो टेबल पे आओ और x2 को 0 ढूंढो, ठीक है। तो जहां जहां x2 0 होता है, तो ये कौन से पॉइंट है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सो x2 कहाँ 0 है, एक तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो आपको रेंज ऑफ x1 देखना है। तो x1 जब x2 0 है, x1 क्या क्या वैल्यू ले रहा है, एक बार तो 0 ले ली, 0 ले ली और 1 भी ले रहा है, तो वो 0 या 1 में से कोई वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो वैल्यू 0 ले रहा है, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। अब इस पे जाओ, रेंज ऑफ x2 गिवन x1 इक्वल टू 0। सो हमें x2 फाइंड करना है गिवन x1 इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 1। सो ये क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ x2 गिवन x1 इक्वल टू 0 और वहां पर x3 भी 1 होना चाहिए। सो x1 0 कहाँ है, पहले तो ये चेक करो, फिर देखते हैं आगे। सो x1 0 है हमारे 4 इन चारों केसेस में, ठीक है। और रेंज अब x2 तो वैसे यहाँ जितनी भी चारों में जो वैल्यूज आ रही थी, या तो आ रहा था 0 1 1 0, ये हो सकती थी रेंज, पर उन्होंने एक और कंडीशन डाल दी कि वहां पर x3 भी 1 होना चाहिए, ठीक है। सो x3 कहाँ पर 1 है इन चारों केसेस में, x3 यहाँ पर 1 है। तो रेंज ऑफ x2 जो रह जाएगी वो रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। सो रेंज इज 1, जो कि एकदम सही है, ठीक है। आई होप समझ आ ही गया होगा आपको। अब इन्होंने बोला है हमें टू कैलकुलेट f x1 ऑफ 1 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू 0 और x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैंने बताया था कंडीशनल इक्वल टू जॉइंट अपॉन मार्जिनल होता है। सो प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0 और x4 इक्वल टू 0, तो इनकी जॉइंट ढूंढ लो
अपॉन मार्जिनल इनका ढूंढ लो, प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल टू 0 और x4 इक्वल टू 0। सो 1 0 0 है ना, 1 2 4, 1 0 0 वाला केस ढूंढो जल्दी से। सो x1 1 है, x2 1 है, 1 0 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 0 0 ढूंढना है, ठीक है। x1 1 है, तो ये 4 केसेस पॉसिबल है। अब 0 0 ढूंढ लो, x2 भी 0 होना चाहिए और x4 भी 0 होना चाहिए, तो दोनों साथ में 0 होना चाहिए। तो यहाँ x2 0 हो रहा है पर x4 0 नहीं हो रहा, यहाँ x4 0 हो रहा है पर x2 0 नहीं हो रहा। सो ऐसा कोई केस ही पॉसिबल नहीं है जहाँ पर ये साथ में हो रहा है। तो 0 डिवाइडेड बाय इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये मैंने ऑब्वियसली करा रखा है सेशन में, इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा। तो 0 बाय एनीथिंग वुड गिव यू 0 ओनली, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू 1। सो ये कंडीशनल है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट में चारों चीजें एक साथ आ जाएंगी। अपॉन नीचे कंडीशनल क्या आएगा, जो भी कंडीशन में दे रखा है। ये ऑब्वियसली मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली आपको दोनों लेक्चर देखना है फिर इस पे आना है। तो ऊपर बोला है चारों 1 1 1 1 होना चाहिए। सो वो केस हम पहले ढूंढ लेते हैं जहाँ चारों 1 1 1 1 है। तो एक केस तो मुझे ये दिख रहा है और एक केस ये दिख रहा है। तो दो केसेस दिख रहे हैं। सो 2 इंटू 1/8 दैट इज 1/4, ठीक है। ऊपर तो आ गया 1/4 और नीचे क्या है, x1 और x2 1 1 होना चाहिए, x1 और x2 1 1 होना चाहिए, x3 और x4 कुछ भी हो, है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 और x2 1 1 होना चाहिए। सो x1 और x2 1 1 कहाँ कहाँ है, एक तो ये वाला केस मुझे दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है। इसके अलावा x1 x2 साथ में 1 1 कहाँ है, नहीं है। तो 3 केस है। तो 3 इंटू 1/8 दैट इज 3/8, ठीक है। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो गई है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन करा के मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको, 3/8, ठीक है। तो 4 से हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/3। सो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने करा रखा है सेशन में, फिर से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से स्पेस की। हाँ, सो आपको जॉइंट दे रखा है f(x1, x2, x3) ऑफ 0, 0, 1। ये है 1/5, ठीक है। अब आपसे कुछ दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, आपको फाइंड करना है f(x1) कंडीशनल दैट x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू होना चाहिए 0। तो ये है जॉइंट, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है सेशन में, तो वहां से भी देख लेना। थोड़ा सा यहाँ जल्दी में करूंगा। जॉइंट इक्वल टू कंडीशनल इनटू मार्जिनल। सो आप जिस पे भी कंडीशन लगाओगे आपको उसका ही मार्जिनल मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या इस जॉइंट को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो f(x1) इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x1 यहाँ वैल्यू ले रहा है 0। मैं बाकी दो को कंडीशनल में भेज दे रहा हूँ क्योंकि जॉइंट को लिख सकते हैं हम कंडीशनल इनटू मार्जिनल। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ x2 को 0 और x3 को 1, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब जो मैंने हमारी कंडीशन में लिखा मुझे उसका ही मार्जिनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही बात है। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हमें यही तो फाइंड करना है जहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x1 इक्वल टू 0 गिवन दैट दिस थिंग्स हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो इसकी ये क्या था 1/5 है ना, तो टोटल आंसर 1/5 है और इसको इसी वे में मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अगेन जॉइंट। तो जॉइंट का आप लिख सकते हो कंडीशनल इनटू मार्जिनल, सही बात है। और क्या गिवन है, हमें x2 ऊपर चाहिए, ठीक है। सो जैसा चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सो हम इस बार x2 को ऊपर रख लेंगे और क्या है, x2 0 है, गिवन x3 इक्वल टू 1। सो अगर मैं इसको हमारी कंडीशन में लगा रहा हूँ तो इसका मार्जिनल हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, x2 इक्वल टू 0 गिवन x3 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू है 2/3, सही बात है।
और मार्जिनल ऑफ x3 इक्वल टू 1 पूछा है, ठीक है। सो और चीज़ें हमें जो गिवन है कि जो हमारी सबकी रेंज है x1 की, जो tx1 tx2 tx3 इनकी जो रेंज है, या तो वो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। सिमिलरली x2, सिमिलरली x3, ठीक है। ये तीनों या तो 0 वैल्यू लेंगे या तो 1 वैल्यू लेंगे। सो हमें गिवन है दैट द मार्जिनल टेक्स वैल्यू 0 इज 2/5। तो हमें ये पता है कि अगर ये इसकी 0 लेता है वैल्यू मार्जिनल, तो ये है 2/5। तो ऑब्वियसली 1 लेने की या तो बोल सकते हो 1 माइनस 2/5 या डायरेक्टली बोल सकते हो 3/5। टोटल तो 1 होगी ना। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल गई f x ऑफ x3 ऑफ 1 जो होगा वो होगा 3/5। सो वही है, यही है मार्जिनल जो यहाँ हमने ऐसा सीधा सीधा लिखा है। सो अब इसको पूरा क्लब कर लेते हैं। सो 1/5 इक्वल टू, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ REQANS, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर इनटू, इसको हमने इस चीज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमें ऑब्वियसली गिवन है, दैट इज 2/3, और इसका मार्जिनल हमने अब भी निकाला, दैट इज 3/5। सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 5 भी कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, और रिक्वायर्ड आंसर मुझे दिख रहा है कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और लेट मी सी कोई और क्वेश्चन अवेलेबल है क्या। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन। सो I would like to say you thank you. So I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो बता देना, तो मैं उसका सेपरेट सॉल्यूशन बना दूंगा विद एग्जांपल, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड बाय बाय।